यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स वाला पोर्शन क्लास में डिस्कस है अभी इस टाइम। ठीक है, जेनेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, आनुवंशिकी को। जेनेटिक्स आनुवंशिकी, आनुवंशिकी के क्षेत्र में सबसे पहले कार्य किया गया था मेंडल के द्वारा, मेंडल नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। और आनुवंशिकी के क्षेत्र में मेंडल के द्वारा जो कार्य किए गए, उन कार्यों के आधार पर मेंडल ने अपने 3 नियम दिए थे, जिनमें से प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये तीनों रूल्स जो दिए गए थे मेंडल के द्वारा आनुवंशिकी के क्षेत्र में, इसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मेंडल ने जो अपने 3 नियम दिए थे, ठीक है, इन तीनों नियमों के आधार पर इन्होंने ये समझाया था कि किस तरह से लक्षण या कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से चाइल्ड तक सर्वाइव करते हैं। ठीक है, किस तरह से जनक से संततियों तक पहुंचते हैं। जीनों के द्वारा जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस तरह के लक्षण जीव के अंदर उत्पन्न होंगे उसके लिए। ठीक है, तो जीन्सों के द्वारा ही लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, तो इस तरह के लक्षण को हम वंशागत लक्षण कहते हैं। और जो वंशागत लक्षण होते हैं वो जीन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये किस तरह से जाते हैं, कौन से लक्षण जनकों से उनके संतति में उत्पन्न होंगे, किस तरह से उत्पन्न होंगे। ठीक है, ये सब कुछ इन्होंने समझाया था अपने तीनों नियमों के आधार पर। ठीक है, जो कि मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए, आनुवंशिकी के क्षेत्र में कुछ ऐसे लक्षण भी प्रकट होते हैं पीढ़ियों के अंदर, जिनको मेंडल अपने नियम के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, इन्हें कहा जाता है मेंडल के अपवाद। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स या कुछ वंशागत लक्षण ऐसे भी देखे गए हैं जीवों के अंदर, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, दोनों के अंदर कुछ लक्षण ऐसे देखे गए हैं जो कि मेंडल के नियमों के द्वारा एक्सप्लेन नहीं होते। ठीक है, किस तरह से वो जीवों के अंदर वंशागत होते हैं या किस तरह से अपने जनकों से पीढ़ी संततियों के अंदर वो पहुंचते हैं, इसको मेंडल अपने नियमों के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए वो मेंडल के अपवाद के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं लक्षणों को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। देखिए, मेंडल ने यह समझा दिया था कि मटर के पौधे के अंदर जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, 7 पेयर, उन 7 जोड़ी लक्षणों के लिए में से अगर प्रत्येक लक्षण की बात करें हम, प्रत्येक एक जोड़ी लक्षण के लिए एक जोड़ी युग्म विकल्पी पाए जाते हैं जीवों के अंदर। ठीक है, एक जोड़ी युग्म विकल्पी जीन पाए जाते हैं इन लक्षणों को निरूपित करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए। तो जो ये एक जोड़ी युग्म विकल्पी हैं, इनमें से एक जीन होता है प्रभावी, दूसरा जीन होता है अप्रभावी। ठीक है, एक डोमिनेंस होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। डोमिनेंस जीन्स जो होते हैं, प्रभावी जीन्स, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण बताए थे मेंडल ने मटर के पादप के अंदर, उनमें से एक जोड़ी जो लक्षण था वो था लेंथ से रिलेटिव। ठीक है, लंबाई से। ठीक है, तो लंबाई का जो ये लक्षण है, 2 तरह के लंबाई पौधों के अंदर देखी जाती है। मटर के पौधों के अंदर एक पौधे ऐसे होते हैं मटर के, जिनकी लंबाई क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लंबे पौधे होते हैं, उनको हम टॉल बोलते हैं या लंबे पौधे बोलते हैं। दूसरे पौधे होते हैं जो कि बोने होते हैं, उनको हम ड्राफ या फिर
बोने पौधे बोला जाता है, बोने, और ये लंबे। ठीक है, तो देखिए लंबे पौधे के लिए या पौधे का जो ये लंबापन है, इस लक्षण के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जो जीन उत्तरदायी है, उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से छोटेपन के लिए, बोनेपन के लिए, ड्राफ्टनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मैंने बता चुका हूं, मेंडल ने बताया था कि जो जीवों के अंदर या फिर मटर के पौधे की यहाँ पर बात होती है, तो मटर के पौधे में भी एक लक्षण लंबाई वाला, ठीक है, ये एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण है। ठीक है, इन एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के लिए जीव के अंदर एक जोड़ी युग्म विकल्पी जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक जीन तो ये है, एक जीन और पाया जाएगा कैपिटल टी, तो 2 जीन पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें भी 2 जीन पाए जाएंगे। ठीक है, अब जो ये जीन की, इसमें दोनों जीन क्या है, एक जैसे होते हैं, इसे हम समयुग्मजीय अवस्था कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, समयुग्मजी, और ये क्या है, ये भी समयुग्मजीय अवस्था है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे जीन हैं। कैपिटल लेटर से डोमिनेंट जो प्रभावी होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से जो अप्रभावी होता है, रिसेसिव जो होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। आया समझ में। अब इनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा तो एक कैपिटल टी यहां से आएगा, एक स्मॉल टी यहां से आएगा। ठीक है, अब जो ये पौधा बनेगा इसकी लंबाई क्या होगी, अधिक होगी, लंबे पौधे होंगे ये, क्योंकि इसमें क्या है, एक प्रभावी जीन है, दूसरा अप्रभावी जीन है। ठीक है, प्रभावी जीन क्या होता है, अप्रभावी जीन क्या होता है, वो भी आपको पता है। प्रभावी जीन वो होते हैं जो अपने आप को प्रदर्शित कर देते हैं, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी के द्वारा दबाए नहीं जाते। ठीक है, प्रभावी जीन कहलाते हैं। और अप्रभावी जीन क्या होते हैं, रिसेसिव जीन्स वो होते हैं, अप्रभावी जीन जिनको डोमिनेंस जीन्स के द्वारा रिप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, जिनको दबा दिया जाता है, जो छिप जाते हैं, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते किसी अन्य प्रभावी जीन की उपस्थिति में, वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी जीन, रिसेसिव कहलाते हैं। ठीक है, एक बात और देख लीजिए, जो डोमिनेंस जीन होते हैं, जो प्रभावी जीन होते हैं, वो अपने आप को समयुग्मजीय अवस्था में भी प्रदर्शित कर देते हैं और विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या है, विषम युग्मजीय अवस्था है, क्योंकि एक जीन कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग जीन एक साथ रह रहे हैं, तो ये क्या है, विषम युग्मजीय अवस्था है। हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस समयुग्मजीय अवस्था। ठीक है, डोमिनेंस जो प्रभावी जीन होंगे वो अपने आप को समयुग्मजीय अवस्था में भी व्यक्त करेंगे और विषम युग्मजीय अवस्था में भी व्यक्त करेंगे। ठीक है, ये पादप भी क्या होगा, लंबा होगा, ये पादप भी क्या होगा, लंबा होगा। ठीक है, रिसेसिव की जब बात करें अप्रभावी जीन्स की, तो अप्रभावी जीन्स क्या करते हैं, केवल और केवल अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं केवल समयुग्मजीय अवस्था में। ठीक है, डोमिनेंस तो सम और विषम दोनों में अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे, लेकिन जो रिसेसिव जीन्स है, रिसेसिव जीन्स ओनली रिप्रेजेंट इन देयर होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अपनी होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को क्या कर पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पर जो अप्रभावी जीन है, स्मॉल टी, रिसेसिव जीन, ये छिप जाएगा, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके साथ में क्या है, प्रभावी जीन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, जो अपूर्ण प्रभाविता नियम है, ये क्या है, मेंडल का अपवाद है। मेंडल ने तो क्या बताया था कि 2 तरह के जीन होते हैं कोशिकाओं के अंदर, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी जीन अपने आप को व्यक्त कर देते हैं, अप्रभावी जीन अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके साथ प्रभावी जीन उपस्थित होते हैं उस टाइम। ठीक है, ये प्रभाविता का नियम था मेंडल का, लेकिन कुछ अन्य लक्षण जीवों के अंदर ऐसे वंशागत लक्षण जीवों के अंदर देखे गए जो कि प्रभाविता के नियम से एकदम अलग थे। ठीक है, जैसे कि एक प्लांट है मिराबिलस जलापा। ठीक है, मिराबिलस जलापा नामक एक पौधा है, पुष्पीय पौधा है, फ्लोवर प्लांट मिराबिलस जलापा। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो देखिए
मिराबिलस जलापा जो प्लांट है, एक फ्लावर प्लांट है, इसके अंदर जो फूल आते हैं, दो रंग के फूल आते हैं। एक तो लाल रंग के फूल आते हैं और एक सफेद रंग के। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं समझाने के लिए, मैंने आपको बताया था। देखिए, अपूर्ण प्रभाविता नियम जो ये है, ये किस तरह से अपवाद है मेंडल का और ये क्या बात समझा रहा है, उसको समझिए आप। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, मिराबिलस जलापा नामक एक पुष्पीय पौधा है। ठीक है, इसके अंदर दो रंग के फूल आते हैं, दो तरह की दो किस्में देखी जाती हैं। एक पौधा तो ऐसा है जिसके अंदर लाल पुष्प आते हैं रेड कलर के, दूसरे व्हाइट कलर के आते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर रेड कलर का फ्लावर आता है उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लाल पुष्प या रेड फ्लावर। ठीक है, दूसरा एक प्लांट ऐसा है मिराबिलस जलापा का ही। ठीक है, मिराबिलस जलापा की ही दो किस्में होती हैं, मिराबिलस जलापा। इसके अंदर देखिए लाल पुष्प हो गया, यहां पर क्या है सफेद पुष्प, व्हाइट, रेड और व्हाइट। ठीक है, कंडीशन कौन सी है देख लीजिए, दोनों जीन्स एक जैसे हैं यूनिकल की। इसके अंदर जो लाल रंग उत्पन्न हो रहा है, इस प्लांट के अंदर जो फूलों के अंदर लाल रंग उत्पन्न हो रहा है, रेड कलर, वो रेड कलर उत्पन्न करने के लिए जो जीन पाए जा रहे हैं इसमें, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है आर से। ठीक है, और दो जीन्स पाए जाएंगे, हर एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए जीवों के अंदर दो जोड़ी क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर डबल कैपिटल आर लिख दिया, इसी तरीके से इसमें स्मॉल आर लिख दिया। ठीक है, ये प्रभावी है इसलिए इसको कैपिटल आर से, अप्रभावी है इसलिए स्मॉल आर से। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें डिप्लॉयड है 2n है। ठीक है, ये भी 2n है, द्विगुणित अवस्था है, अब इसको अगुणित अवस्था में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, म्यूटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, म्यूटिक डिवीजन, और युग्मकों का निर्माण होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। एक कैपिटल आर इधर, एक कैपिटल आर इधर। अब ये क्या होगा, हैप्लॉइड हो गया। इसी तरह से इसमें स्मॉल आर, एक स्मॉल आर। ठीक है, 4 युग्मक बन गए। अब इनमें क्या होगा, क्रॉस करवाएंगे, ये इससे जुड़ सकता है, इससे, ये इससे, या फिर ये इससे। ठीक है, इस तरह से एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, जनक पीढ़ी है ये, और ये फर्स्ट पीढ़ी है। ठीक है, प्रथम पीढ़ी। तो देखिए, एक बार आप प्रभाविता के नियम को रिमाइंड कीजिए, जो डोमिनेंस लॉ था मेंडल का, उस नियम को यहां पर आप पुटअप कीजिए। जब प्रभाविता के नियम के अनुसार मेंडल ने एक और एक ही, ठीक है, दो अलग अलग किस्मों के मध्य या दो अलग अलग प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनके मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो फर्स्ट पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो लक्षण कौन से होते हैं, प्रभावी जीन वाले। ठीक है, कैपिटल आर प्रभावी है, तो यहाँ इन सभी में क्या है, कैपिटल आर पाया जा रहा है। तो इनमें जो लक्षण आएगा वो कौन सा लक्षण होना चाहिए, प्रभावी वाला, डोमिनेंस वाला। ठीक है, और डोमिनेंस क्या है, रेड, लाल कलर। तो इन सभी पौधों के अंदर जो पुष्प आएंगे, जो फ्लोवर आएंगे, उनका कलर क्या होना चाहिए था, रेड कलर का, लाल कलर का। ठीक है, प्रभाविता का नियम जो कि मेंडल ने दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन पौधों के अंदर रेड कलर उत्पन्न ना होकर क्या कौन सा रंग देखा गया, फूलों के अंदर पिंक कलर, गुलाबी रंग। ठीक है, गुलाबी रंग यहाँ पर देखा जाता है पौधों के अंदर, फूलों में। ये जो गुलाबी रंग है, ये वाला जो लक्षण है, ये लक्षण कौन सा लक्षण है, इन दोनों के मध्य का। ठीक है, रेड कलर और सफेद कलर, व्हाइट कलर, इन दोनों के जो मिड का कलर है, जो मध्यवर्ती जो लक्षण है, वो उत्पन्न होता है प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में, पिंक कलर, गुलाबी रंग। ठीक है, इसीलिए
इसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जनक पीढ़ियों के अंदर जब कोई भी कारक अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाता, ठीक है, अपना पूर्ण प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाता, अपने आप को पूर्ण रूप से, ठीक है, अपने आप को कंप्लीटली जब कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, यहाँ पर ना ही तो लाल कलर वाला जीन अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया प्रथम पीढ़ी में पूर्ण रूप से, ना ही सफेद वाला जो जीन है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया यहाँ पर पूर्ण रूप से, बल्कि हुआ क्या, दोनों ही जीन आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में मिलकर जो लक्षण यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, दोनों का मध्यवर्ती मीडियम कैरेक्टर जो है वो हमें फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। मध्यवर्ती लक्षण जब उत्पन्न होता है तो इस तरह का जो ये वंशागत हो रहा है, इस तरह से जो लक्षणों की वंशागति हो रही है, कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस हो रहे हैं, इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इस नियम को मेंडल ने अपने नियमों में नहीं समझाया था, इसलिए क्या है, मेंडल नियम के अपवाद हैं। और इस तरह के लक्षणों की वंशागति प्रकृति के अंदर जीवों में देखी जाती है, आया समझ में। इसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मिराबिलस जलापा के अंदर देखा गया है। क्लियर है, ठीक है। अब एक और लक्षण, दूसरे नियम को हम देख रहे हैं, ये तो हो गया अपूर्ण प्रभाविता मिराबिलस जलापा के अंदर, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिराबिलस जलापा में। अब इसके बाद हम बात करेंगे सह प्रभाविता, ठीक है, कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता, सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता, ठीक है, ये भी क्या है, अपवाद है, मेंडल का अपवाद, मेंडल नियम के अपवाद, ठीक है। एग्जेप्शंस ऑफ मेंडल लॉ, सेकंड है सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। देखिए अपूर्ण प्रभाविता में हमने पढ़ा कि जब जनक पीढ़ियों के अंदर जब जनक पीढ़ियों के अंदर पाए जाने वाला कोई भी जीन अपने आप को जब दो पादप या जंतुओं के मध्य संकरण करवाया जाता है तो जनक पीढ़ियों के जीन अपने आप को प्रथम पीढ़ी में पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाते तथा प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न लक्षण दोनों जनकों के मध्यवर्ती होता है तो इसे अपूर्ण प्रभाविता
कहते हैं। ठीक है, जब दो बालकों या जंतुओं के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो जो पेरेंट्स हैं, जो जनक पीढ़ी है जिनके मध्य क्रॉस करवाया जा रहा है, उनसे उत्पन्न होने वाली जो प्रथम पीढ़ी होगी, ठीक है, उसमें जो लक्षण उत्पन्न होंगे, उन लक्षणों में इन दोनों जनकों के मध्यवर्ती लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और प्रथम पीढ़ी के अंदर जनकों में पाए जाने वाले जीन्स में से कोई भी जीन अपने आप को पूर्ण रूप से कंप्लीटली प्रदर्शित नहीं कर पाता, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता, और मध्यवर्ती लक्षण उत्पन्न होता है प्रथम पीढ़ी के अंदर। तो इस तरह की जो वंशागत होती है लक्षणों की, उसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मिराबिलस जलापा के अंदर हमने अभी देखा है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सह प्रभाविता की कोडोमिनेंस में। तो देखिए कोडोमिनेंस में क्या होता है, नाम से समझ में आएगा थोड़ा, वो सह प्रभाविता मतलब जो जनक पीढ़ियां होंगी, ठीक है, जो पेरेंट्स होंगे, एक पेरेंट्स और दूसरा पेरेंट, ठीक है, दो किस्मों के मध्य जब क्रॉस करवाएंगे, संकरण करवाएंगे, तो यहां पर जो प्रथम पीढ़ी उत्पन्न होगी, ठीक है, प्रथम पीढ़ी के जो यहां पर संततियां आएंगी हमारे पास, प्रथम पीढ़ी में जो जीव आएगा उसके अंदर जो लक्षण होगा, जो कैरेक्टर होगा, वो लक्षण कौन कौन से होंगे, जो लक्षण ए के अंदर पाए जा रहे हैं वो वाले लक्षण भी इसके अंदर आएंगे, और जो लक्षण या कैरेक्टर्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं नंबर 2 के अंदर, वो लक्षण भी इसके अंदर देखे जाएंगे। ठीक है, देखिए सह प्रभाविता, जब जनकों के अंदर पाए जाने वाले जीन्स एक दूसरे के साथ में संबंधित होकर, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में, एक दूसरे के साथ रहकर अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं प्रथम पीढ़ी के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है, देखिए एनिमल्स के अंदर, जैसे कि गाय की बात करें, गायों के अंदर जो त्वचा का कलर है, स्किन का कलर, ठीक है, चूहों के अंदर तो नहीं, गाय के अंदर जो त्वचा का रंग देखा जाता है, हमें देखने को मिलती है, जो गाय के अंदर रंग जब देखते हैं तो कहीं से क्या होती है, स्किन व्हाइट होती है, कहीं से ब्लैक होती है, कहीं से रेड होती है। इस तरह की गाय हमें देखी जाती है चितकबरी रंग की। ठीक है, चितकबरी रंग। तो जो ये लक्षण है गायों के अंदर या अन्य कुत्तों के अंदर बात करें, कुत्तों के अंदर भी, या जो डॉग है उनके अंदर स्किन का जो कलर है, उसके अंदर जो ये जो लक्षण आ रहा है, त्वचा के रंग का जो लक्षण वंशागत हो रहा है अपने जनकों से संततियों का, इस लक्षण के वंशागत को हम सह प्रभाविता के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। देखिए सह प्रभाविता में क्या होता है, रेड कलर। ठीक है, एक गाय ऐसी है जिसकी स्किन का कलर क्या है, रेड है, लाल रंग की गाय है, उसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, लाल रंग। और एक है सफेद रंग। ठीक है, एक सफेद रंग की गाय है, स्मॉल आर सफेद। ठीक है, दो गायें ही है, एक मेल एक फीमेल, कोई सा भी, ये मेल या फिर ये फीमेल, या ये फीमेल, ये मेल या ये फीमेल, कोई कुछ भी हो सकता है। हमें कॉन्सेंट्रेशन किस पे करना है, कलर के ऊपर। देखिए एक का रंग लाल है, एक का रंग सफेद है। जब इन दो गायों के मध्य क्रॉस करवाया जाएगा, एक फीमेल है एक मेल है, ठीक है, दोनों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, डिप्लॉयड है तो पहले युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर। ये युग्मक हमेशा आपको बनाने हैं एग्जाम में भी, डायरेक्ट तो नहीं करवाना। स्मॉल आर, 4 युग्मक बन चुके हैं। अब इनके मध्य क्रॉस होगा, ये इससे जुड़ सकता है, ये इससे, या ये इससे फ्यूजन कर सकता है, या ये इससे फ्यूजन कर सकता है। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये अपने पास आ गई फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। अब देखिए प्रथम पीढ़ी के अंदर ये क्या था, कैपिटल आर लाल कलर की गाय है, ये व्हाइट स्किन की का है, इसकी व्हाइट स्किन है। ठीक है, जब दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो कैपिटल आर फैक्टर स्मॉल आर फैक्टर सभी के अंदर पहुंच जाता है, दोनों ही तरह के कैरेक्टर्स। अब देखिए जो प्रथम पीढ़ी के अंदर हमारे पास जीव आए, जो यहाँ पर हमें मिलेगी संततियां, उनके अंदर जो त्वचा का कलर होगा वो किस तरह का होगा, समझिए आप। यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के अंदर फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो गायें आई, ठीक है, जो चाइल्ड हमें यहाँ पर, जो संततियां हमें यहाँ पर मिली हैं फर्स्ट जनरेशन में, इन दोनों के क्रॉस कराने से इन संततियों के अंदर, चाइल्ड्स के अंदर जो स्किन का कलर होगा, त्वचा का रंग होगा, वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अगर हम मेंडल के प्रभाविता के नियम की बात करें, ठीक है, मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, रूल, उस नियम के अनुसार फर्स्ट जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में संततियों की स्किन का कलर होना चाहिए था लाल कलर का, क्योंकि लाल क्या है, प्रभावी रंग है, प्रभावी कारक है, तो इसकी इनकी प्रभाविता के नियम के अनुसार। ठीक है, दूसरा अपवाद ये भी देख लेते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता के अनुसार इनका जो कलर होना चाहिए था फर्स्ट जनरेशन के एनिमल्स का, वो होना चाहिए था क्या, दोनों के मध्यवर्ती मीडियन कैरेक्टर होना चाहिए था। मीडियन कैरेक्टर क्या है, पिंक, गुलाबी रंग, जो कि अभी मिराबिलस जराफा में हमने देखा। तो इनकी स्किन का कलर क्या होना चाहिए था, गुलाबी रंग, लेकिन गुलाबी भी इनका रंग नहीं आता, ऐसा भी रंग नहीं देखा जाता। ठीक है, बल्कि कोई एक नया ही लक्षण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के अंदर यहाँ पर जो हमें एनिमल्स मिलेंगे, चाइल्ड एनिमल्स, उनके अंदर स्किन का जो कलर होगा वो कहीं से तो होगा रेड, कहीं से होगा व्हाइट। ठीक है, कहीं से तो लाल है, कहीं से सफेद है, चितकबरी रंग, इसे कहते हैं चितकबरी रंग। ठीक है, दोनों ही रंग यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे फर्स्ट जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी के अंदर, जीवों के अंदर। कहीं से तो लाल होगी, कहीं से सफेद। आपने देखा भी होगा गायों के अंदर जो स्किन का कलर होता है वो कहीं से रेड होता है, कहीं से सफेद होता है, वो हाइब्रिड किस्म है। ठीक है, संकरित किस्म होती है गायों की। ऐसे ही कुत्तों के अंदर बात करें या फिर अन्य एनिमल्स के अंदर आप देख लीजिए, तो जो ये लक्षण है, जो ये कैरेक्टर्स है स्किन के कलर का, जो ये वंशागत हो रहा है पीढ़ियों से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, इस लक्षण को हम कहते हैं सहप्रभाविता, को-डोमिनेंस। इसके अंदर जो जनक है, जनकों के अंदर पाए जाने वाले जीन्स जब प्रथम पीढ़ी के अंदर पहुंचते हैं तो वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसके अंदर जो रेड कलर का जो जीन है, लाल कलर का जो जीन है, वो बिना प्रभावित हुए, इससे बिना प्रभावित हुए अपने आप को क्या करता है, व्यक्त करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट जनरेशन में। इसी तरह से यहाँ पर जो ये स्मॉल आर पाया जा रहा है, ठीक है, ये वाला जीन भी अपने आप को क्या करता है, व्यक्त करता है फर्स्ट जनरेशन में, बिना इसके प्रभाव में आए, बिना इसके रिप्रेस हुए। ठीक है, दोनों ही जीन दोनों जनकों के अंदर पाए जाने वाले जीन जब फर्स्ट जनरेशन में पहुंचते हैं तो वो दोनों ही जीन अपने आप को बिना एक दूसरे के प्रभावित हुए व्यक्त करते हैं। ठीक है, विदाउट इफेक्ट किए हुए ईच अदर दे कैन एक्सप्रेस। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ये फर्स्ट जनरेशन में। और इस तरह से प्रथम पीढ़ी के जो जीव होंगे उनके अंदर दोनों ही तरह के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। इसी कारण से उनकी जो त्वचा है, स्किन का कलर जो होगा वो चितकबरी होता है, लाल, कहीं से सफेद। ठीक है, लक्षणों की जो ये वंशागति है, इसको हम कहते हैं सहप्रभाविता, क्योंकि दोनों ही जीव क्या है, अपने साथ में रहकर, एक दूसरे के साथ में रहकर अपने प्रभाव को व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं सहप्रभाविता, साथ में रहकर अपने प्रभाव को व्यक्त करना, सहप्रभाविता। ठीक है, समझ में आया। ये दोनों ही जो नियम हमने अभी पढ़े हैं, ये क्या है, मेंडल के नियमों की अपवाद है, क्योंकि मेंडल ने अपने जो 3 नियम दिए थे, मेंडल ने उन नियमों में इन
बात को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, और ये लक्षण जो इस तरह के वंशागत हो रहे हैं वो प्रकृति में हमें जीवों के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हमने बात की है मेंडल के नियमों के अपवाद के ऊपर, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अप्रभाविता, फिर इसको उदाहरण लिया हमने मिराबिलस जलापा। ठीक है, दूसरा है सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस, इसको हमने गायों के अंदर या फिर जो डॉग है, कुत्ते, उनके अंदर जो स्किन का कलर होता है वो किस तरह से वंशागत होता है, और जो ये वंशागत वाला लक्षण है वो संबंधित है सह प्रभाविता से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।